नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके। यानी आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके गोल्स रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फंड्स जो चुने हैं वो बेहतर हैं या फिर नहीं, कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जिस प्लानिंग के साथ आप आगे चल रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी किस्म का सवाल आपके पास है तो आप योर मनी में आकर अपनी उलझनों को सुलझा सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स से। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com पर। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, #AskAskAsYourMoney लिखकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। इशू को लाइव भी देख सकते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक पर बातचीत करेंगे जो है फाइनेंस ऑफ फोमो। यानी सबसे पहली चीज तो इनफैक्ट विरल कि सोशल मीडिया के ज़माने में ये फोमो का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं इतना कंटेंट आजकल फाइनेंस रिलेटेड भी आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है। इसने इतना पैसा बनाया, इसने इतना रिटर्न दिया, यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, और काफ़ी बार वो चीज़ें सही भी होती हैं, काफ़ी बार वो फेक खबरें भी होती हैं, लेकिन आपके ऊपर ज़रूर एक इम्पैक्ट डालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये नोशन ये है कि आप जो देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर शायद वो सही है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जो फोमो का कॉन्सेप्ट है ये क्या है और इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। श्योर दीपाली, पहले तो सभी को नमस्कार, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया दीपाली। देखिए, आपने सही कहा कि वैसे तो देखने जाए ना दीपाली, तो जो दिखता है वो बिकता है, पर जो दिखता है वो क्या सही में सही है कि नहीं, वो समझना बहुत जरूरी है। आजकल अगर हम देखेंगे एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, फोमो बहुत ही चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया ये इन्वेस्ट करने में, या ये स्टॉक में निवेश करने में, या ये एनएफओ में निवेश करने में। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है और आगे से बढ़ेगा। लोगों को डेफिनेटली बहुत ही जानकारी होनी चाहिए, क्या सही क्या गलत, उसमें जो भेदभाव है, जो चीजें दिखती है वो सही में है कि नहीं, वो समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ये देखना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो आज के दिन में सोशल मीडिया पे आता है ना दीपाली, वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज आता है। यानी कि मुझे इतना रिटर्न्स मिल गया, मैंने ये स्टॉक में निवेश किया था तो मुझे इतना मुनाफा हो गया। पर जो लॉसेस होते हैं, जो रिस्क जो रहता है, जो फेलियर्स होते हैं, वो कभी भी नहीं दिखते, या तो बहुत ही रेयरली दिखते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं और इमोशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई ये पूरा जो गेम है वो साइकोलॉजी का गेम बन जाता है दीपाली। जी, अच्छा, एक चीज़ और बताइए फिर विरल, आज के इन्वेस्टर्स ये फोमो के चक्कर में कौन सी वो कॉमन गलतियां हैं जो कर रहे हैं? डेफिनेटली ये भी बहुत ही जानना जरूरी है दीपाली। पहली गलती, आज के दिन में अगर हम देखेंगे ना तो हम जो भी इन्वेस्टर्स एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, काफी टाइम से निवेश कर रहे हैं, पर कई जाकर कल मैंने देख लिया मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर क्रिप्टो की रील आ गई, तो मैंने क्रिप्टो में निवेश कर दिया। मुझे कोई स्टॉक के बारे में कोई बात करते हुए दिखा और उनको मुनाफा हो गया तो मैंने निवेश कर दिया। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन प्लानिंग करते हो ना तो इससे अवॉइड करना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। यानी मैंने ये देखा तो मैंने ये ले लिया, मैंने कल वो देखा तो मैंने ये ले लिया, किसी ने बोला कि ये एनएफओ अच्छा है तो मैंने ये कर लिया, किसी ने बोला ये आईपीओ अच्छा है तो मैंने ये कर लिया। यानी ये जो मैंने ये कर लिया, मैंने कुछ सोशल मीडिया का सहारा लेकर, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं कि जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर मेरे प्लानिंग के लिए, मेरे फाइनेंशियल लाइफ के लिए वो कितना सही है कितना गलत है उसकी रिसर्च नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते और डिसीजन ले लेते हैं। आज के दिन में दूसरा देखेंगे ना तो जो बहुत सारी लाइफस्टाइल गैजेट्स भी हम देखते हैं ना, तो किसी के प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आकर या पीयर इमोशंस में आकर हम चीजों को ले लेते हैं। तो यहां से इससे प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है और रिटर्न्स कम हो जाते हैं। ओके ओके। और एक चीज़ और विरल, इन्वेस्टर्स कैसे पहचाने कि ये डिसीजन प्लानिंग का है या फिर सिर्फ फोमो का नहीं है, किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, और स्पेशली जब इस तरीके का माहौल हो तो इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि फोमो से बचें और वेल्थ भी बिल्डअप हो?
एब्सोल्युटली। देखिए, पहले तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे फाइनेंशियल गोल्स के लिंक है कि नहीं है? क्या मैं ये डिसीज़न तब भी ले लूँ, अगर ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड ना हुआ हो? और तीसरी, क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को 7 साल, 10 साल के लिए होल्ड रख सकता हूँ कि नहीं? अगर ये तीनों का जवाब अगर हाँ है ना, तो आपने प्लानिंग की है, और अगर इसका जवाब ना आता है, तो आई थिंक ये फोमो हो सकता है। और जो इससे क्या कर सकता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था दीपाली। पहले तो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स आपको रखना चाहिए। आपकी एसआईपी जो आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, प्रॉपर गोल के साथ लिंक कर, प्रॉपर ईयर के साथ लिंक करके, राइट, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक है ना 48 आवर्स का रूल रखना चाहिए। अगर मैं 40 आवर्स तक वो कोई भी रील हो या कोई भी टिप हो, उस पे तुरंत एक्शन नहीं लेता हूं, और 48 आवर्स तक मैं है ना वेट करता हूं ना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीज आपका फोमो में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, कोई भी पॉपुलैरिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेल्थ होती है वो क्वाइटली बनती है, रीच से आपकी वेल्थ नहीं बन सकती है। ओके, चलिए, तो ये तमाम बातें आपको बताएं कि फोमो से आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्या सही और सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जो भी कंटेंट आप देखते हैं, सोच कर समझ कर डिसीजन लें, स्ट्रैटेजी वेल प्लानिंग के साथ बनाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग से ये पैसा बनता है, रिसर्च से प्लानिंग बनता है, लक से या फिर इन सोशल रील से डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। और योर मनी तो है ही, योर मनी जैसे शोज तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए, आपकी प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए। चलिए, व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर मुकुंद दीक्षित हमारे साथ अब मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। मुकुंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। जस्ट मेरे को जानना है, जो मेरे पोर्टफोलियो में जो हमने लिया हुआ है, जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह, इनमें सब चीज सिस्टमेटिक है या कुछ चेंज करने की जरूरत है? और सभी का जैसे स्मॉल, लार्ज और मिड कैप का जितने भी कोई ऐसा तो नहीं ओवरलैप हो रहा है या उसका कुछ डिसएडवांटेज कुछ है? जस्ट ये जानना था। मुकुंद, 2-3 चीजें बताइए। पहले तो आपने पोर्टफोलियो कब बनाया, कितनी वैल्यू हो चुकी है पोर्टफोलियो की? मैडम, मेरा ये पोर्टफोलियो मैंने बेसिकली मार्च 2025 में शुरू करा था। अभी उसकी वैल्यू है 1.3 लाख अभी समय है। 8-9 महीने हो चुके हैं यानी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने अच्छा, और आपके ETF गोल्स फंड क्या जस्ट हैं? इसी महीने ऐड करा हुआ है। अच्छा, ETF आपने अभी ऐड किया है। तो मुझे 2 चीज और बताइए, एक तो आपके गोल्स क्या हैं, प्लस कोई प्लानिंग है लॉन्ग टर्म में एलोकेशन बढ़ाने की, हर साल 10%, 15%, कुछ इस तरीके की प्लानिंग है तो वो भी बताइए प्लीज। मतलब हमारा जो गोल है मेरा मैडम ये है ना कि आफ्टर 9 या 10 ईयर के बाद मेरे को लगभग 50 लाख चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, और 50 लाख चाहिए आफ्टर 10 ईयर घर के लिए, और आफ्टर रिटायरमेंट आई थिंक मतलब मेरी अभी एज है 37, तो 37 इट मीन्स लगभग अप्रॉक्स 18 ईयर बाद मेरे को चाहिए लगभग 3 करोड़ जो मैंने सोचा हुआ है। ओके। तो अभी प्रेजेंट में जो एसआईपी है मेरी ये 32,000 की है। और आप हर साल बढ़ाएंगे भी सिर्फ 10-15% से, राइट? यस यस यस। ओके, ठीक है। मैं मुकुंद जी आपके पोर्टफोलियो पर राय ले लेती हूँ विरल से। तो पहले तो मैं इनका विरल जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो बता दूं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, 5000 पर मंथ, 5000 डिप्लॉय कर रहे हैं निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF में। फिर 4-4 डाल रहे हैं ये लगभग 4 फंड्स में, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, HDFC मिड कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप है। 2-2 डाल रहे हैं 2 फंड्स में, जो कि ICICI प्रू मल्टी एसेट और SBI का PSU फंड है। देन 1500 निपॉन इंडिया वैल्यू, 1000 रुपए एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स ऑफ फंड्स। तो ये इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। प्लस इन्होंने प्लानिंग की हुई है जिसमें इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है 1.5 लाख का, 2300 ये EPF में डाल रहे हैं मंथली। EPF में ऑलरेडी कॉर्पस 6 लाख का हो चुका है। NPS में 1 लाख का कॉर्पस है। PPF में जो मंथली है वहाँ 5000 डाल रहे हैं। PPF में कॉर्पस है 5 लाख का। यानी जो इनके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स है वहाँ भी इनका लगभग 12 लाख का एक्यूमुलेशन है।
म्यूचुअल फंड सिप इन्होंने इसी साल शुरू की है, तो यहाँ पर इनका जो एलोकेशन हुआ है अब तक वो 1.25 लाख का हुआ है। अब इनके 2-3 सवाल, पहला तो ऑफकोर्स यही कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। 32,000 की सिप ये कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना है क्या 10 और 18 साल के होराइजन से। दूसरा सवाल, इनके 3 गोल हैं। 10 ईयर्स में इनको 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख पढ़ाई के लिए बच्चे के, 50 लाख घर के लिए, और 18 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए। हर साल 10-15% एलोकेशन इंक्रीज करेंगे। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताइए ये टारगेट्स कितना अचीवेबल हैं कंसीडरिंग जो अमाउंट इनके पास ऑलरेडी है प्लस इनके पोर्टफोलियो भर रहा है। डेफिनेटली दीपाली, पहले तो पोर्टफोलियो के पॉजिटिव्स और मैं कंसर्न्स ये दोनों को एड्रेस करना चाहूंगा। पोर्टफोलियो रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉजिटिव्स हैं इनके, एक तो उन्होंने डेफिनेटली कोर और सैटेलाइट दोनों का सेपरेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो काफी अच्छा है। इंडेक्स भी निवेश किया हुआ है, एक्टिव का भी काफी अच्छा मिश्रण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। गोल्ड का एक्सपोजर भी उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपोजर लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न्स क्या है? 3 कंसर्न्स है। एक तो पहले मिड कैप एक्सपोजर बहुत ज्यादा दिख रहा है। पीएसयू थीमेटिक फंड है, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी का है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स और काफी साइक्लिकल्स होते हैं ऐसे जो फंड्स होते हैं, राइट। तो ये मेरे इंप्रूवमेंट क्या पे करना है वो मैं कहता हूं। पहले तो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है कंटिन्यू, इन्वेस्को स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट, ये फंड्स जो है 5 फंड्स कंटिन्यू रखना है। एक मिड कैप रखिए, या तो एचडीएफसी का मिड कैप रखिए या तो मोतीलाल मिड कैप का 150 इंडेक्स। मेरे हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप एक्टिव फंड्स मिड कैप एक्सपोजर है तो, राइट। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जो चेंज करना है, निप्पॉन वैल्यू का फंड जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई पीएसयू फंड में से निकल जाइए, या ज्यादा से ज्यादा 5% तक का ही एक्सपोजर रखिए, ज्यादा मत रखिए। गोल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अचीवेबल है आपका एजुकेशन प्लस होम वाला, जो आप ओवरऑल आपका जो डेट का भी एलोकेशन है उसको भी यहाँ पे मैं जोड़ दूं तो डेफिनेटली है। रिटायरमेंट डेफिनेटली वो भी आपका अचीवेबल है, आपके एसआईपी का जो एसटीपी आप सोच रहे हो, जहां एडिशन सोच रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओवरऑल गोल फिजिबिलिटी भी है। पोर्टफोलियो के जो माइनर चेंजेस है वो मैंने कह दिया है आपको, कोई वैसे कोई इश्यू नहीं है, आप ऑलरेडी ट्रैक पे है। जो माइनर ट्विक करना है वो देख लीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। बाकी इनके जो गोल्स हैं, जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो सटीक है, सारे गोल्स इनके लग रहा है प्रॉपर्ली पूरे हो जाएंगे। एजुकेशन प्लस होम अचीवेबल है, उनका जो डेट एलोकेशन है उसको भी मैं जोड़ दूं तो भी वो दोनों गोल अचीवेबल है, और रिटायरमेंट का जो एसआईपी से वो करना चाहते हैं 18 सालों में, वो भी अब वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो थोड़े बहुत टिप्स आपको जरूर दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर। हालांकि आपने अच्छा बैलेंस किया हुआ इंडेक्स प्लस एक्टिव फंड का, लेकिन जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वहां पर थोड़ा सा एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए। इसलिए एसबीआई का जो पीएसयू फंड आपने लिया हुआ है वहां पर टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एलोकेशन ना रखें। ये थोड़ी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और मिड कैप्स भी आपके पास 2 हैं, तो वहां पर कोई एक फंड रखें, इन बातों का ध्यान रखें। बाकी आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग सही है, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके सभी गोल्स कंफर्टेबली पूरा हो पाएंगे। परमजीत से बात करते हैं, अगले व्यूअर हैं चंडीगढ़ से। परमजीत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, इसका थोड़ा रिव्यू करना है कि ये ठीक है क्या। मैंने एक्टिव और पैसिव का थोड़ा मिक्सचर रखा हुआ है। ओके, हाँ जी। ओके, तो आपका जो एक्टिव पोर्टफोलियो है, ये आप पहले तो ये बताइए कि आप जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया हुआ है ये कब बनाया, रिसेंटली फॉर्म किया है या पहले से कर रहे हैं इन्वेस्ट? ये रिसेंटली किया है, तकरीबन 1 लाख ही है इसका वैल्यू, अभी 2-3 महीने हुए हैं। और आपका 5 to 10 ईयर्स का होराइजन है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बता दूं, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आदित्य बिरला का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई गोल्ड। ये इन्होंने 7 फंड्स रखे हुए हैं अपने पास, और इन 7 फंड्स में 5,000 ईच डाल रहे हैं, यानी 35,000 की एग्जिस्टिंग सिप्स हैं, रिसेंटली फॉर्म किया है। 25,000 की मंथली सिप बढ़ाना चाहते हैं, उस केस में टोटल सिप हो जाएगी 60,000 की। 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये रख रहे हैं इस पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो प्लानिंग पर रहा है, प्लस नया एलोकेशन जो करना है वो कहाँ करें, या फिर ओवरऑल नया पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है इनका बताइए।
देखिए, मैं ये कहूंगा दीपाली के डेफिनेटली एक काफी अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये पोर्टफोलियो शुरू किया है। हालांकि पैसिव और एक्टिव का मिश्रण यहाँ पे दिख रहा है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। गोल्ड फंड में भी उन्होंने निवेश किया हुआ है। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे जो एडिशनल 25,000 उनको करने हैं, मैं वहां पे उनको ये पूरा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। जो 25,000 वो एडिशनल वो सोच रहे हैं, वहां यहाँ पे मैं प्योरली एक्टिव फंड सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसमें 10,000 की एसआईपी वो पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। 7,000 की एसआईपी इन्वेस्को के लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। 5,000 की सीप जो है वो इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड में जाए, और एक 3,000 की एसआईपी वो स्मॉल कैप फंड ले, उसके लिए वो निपॉन का स्मॉल कैप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो 25,000 का जो है एसआईपी वो एडिशनल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये पोर्टफोलियो वो अलग से बनाते हैं तो उनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं और ये जो नए फंड्स हैं तो बहुत सारे फंड्स हो जाएंगे। मेरा एक सजेशन ये रहता है, और या तो हमेशा हमारा सजेशन यही होता है, 6 से 7 फंड्स का पोर्टफोलियो का बनाइए। आप एक्टिव भी रखिए, पैसिव भी रखिए। सिर्फ पैसिव का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो शायद से पोर्टफोलियो बीट नहीं करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप आपको एक्टिव में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, 6 से 7 फंड रखिए पोर्टफोलियो में। और अगर टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अगर आप 5 साल में 12% अनुमान से कम 60 लाख का 60,000 की एसआईपी से आप ओवरऑल 60 लाख का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और 10 साल के बाद आप वही पोर्टफोलियो कम से कम 1.6 करोड़ 12% अनुमान से लेकर जा सकते हैं 60,000 की एसआईपी से 10 साल में। लेकिन विरल, अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता सके कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स रखने हैं, कौन से फंड से एग्जिट करना है। आपने एक ब्रॉडर व्यू तो दिया कि किस तरीके का एलोकेशन हो सकता है, बट हर व्यूअर को उतनी जानकारी नहीं होती, तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प और कीजिए। 25,000 के एक्टिव एलोकेशन के लिए आपने 4 फंड्स बताए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको अगर छोटा करना भी है तो किन फंड से निकले, किन फंड्स को रखें, किस फंड में कितना एलोकेशन डालें, थोड़ा सा इस पोर्टफोलियो को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं अगर आप तो। एब्सोल्युटली। देखिए, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप में तो मैंने एडिशनल ऐड करने के लिए सजेशन दिया है, तो वो कंटिन्यू रखना है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी रख सकते हैं, ठीक है। गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसबीआई के 2 फंड हो जाते हैं, बट गोल्ड डिफरेंट टाइप का फंड है, कमोडिटीज फंड है, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल फंड में से निकलना है। आदित्य बिरला का जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड है उसमें से निकलना है। मोतीलाल का जो स्मॉल कैप है उसमें से निकलना है, और मोतीलाल का मिड कैप फंड है उसमें से निकलना है। तो ये जो 4 फंड्स है उसमें से निकलकर जो मैंने सजेस्ट किए थे, बाकी के 4 फंड्स, जिसमें मैंने इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप कहा है, इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड कहा है, और निपॉन का स्मॉल कैप फंड क्या है, ये 3 फंड ऐड करके ओवरऑल ये 5 से 6 फंड्स का पोर्टफोलियो उनका बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो परमजीत, ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। 25,000 जहाँ नया एलोकेशन आपको करना है वो आपकी स्क्रीन पर है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप पे 10,000, लार्ज मिड कैप फंड में 7,000, बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000, स्मॉल कैप फंड भी आप रख सकते हैं, 3,000 डिप्लॉय कर सकते हैं। ये आपको सजेस्ट किया गया है। ये कैटेगरीज बेसिकली आपको सजेस्ट की गई, माफ़ी चाहेंगे, फंड के नाम नहीं। प्लस जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है, राय आपको दी विरल ने। बात करते हैं विकी की। उन्होंने सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू। 40 ईयर्स इनकी एज है, 15,000 की मंथली सिप चल रही है, सालाना स्टेप अप भी कर रहे हैं 5% का। 20 ईयर्स का इनका टारगेट है, 3 करोड़ का टारगेट है इनका। पोर्टफोलियो कैसा है और किस तरीके के बदलाव सजेस्ट करेंगे ये जानना चाहते हैं। पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, 15,000 के लिए इन्होंने 15 फंड्स रखे हैं, 1,000 रुपये की सिप कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, मुतलोसल स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप, वाइटोक कैपिटल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, मुतलोसल का लार्ज मिड कैप, निपॉन का लार्ज कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निपॉन मल्टी कैप, लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा। तो कैटेगरी का डुप्लीकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इनके लिए पोर्टफोलियो पर आए और इनका पोर्टफोलियो अगर आप थोड़ा छोटा कर सकें तो बताइए क्या सजेशंस। डेफिनेटली दीपाली, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे उनका ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिख रहा है, डुप्लीकेशन ज्यादा दिख रहा है। सजेस्टेड रिस्ट्रक्चर ऐसा है कि निपॉन का लार्ज कैप और आईसीआईसीआई का ब्लू चिप में से कोई भी एक रखिए। मेरा मानना है कि निपॉन का लार्ज कैप रख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रखने की जरूरत नहीं है। फिर फ्लेक्सी कैप में पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है, काफी सही फंड है, वो कंटिन्यू रख सकते हैं। मिड कैप में इडलवाइज और
ओक में से व्हाइट ओक का मिड कैप फंड है उसको कंटिन्यू करिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है उसको कंटिन्यू करिए। स्मॉल कैप का बंधन जो स्मॉल कैप फंड है उसको कंटिन्यू रखना है। ईएलएसएस, अगर टैक्स सेविंग्स की जरूरत नहीं है तो आप ईएलएसएस में कंटिन्यू मत रखिए। अगर जरूरत है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है। अभी न्यू रिजिम में अगर आप चले गए हैं तो ईएलएसएस को कंटिन्यू मत करिए। देखिए, कॉन्ट्रा फंड को रखना काफी अच्छा रह सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करिए और कम से कम 6-7 फंड रखिए, ज्यादा से ज्यादा 8 फंड, उससे ज्यादा फंड मत रखिए। 15 फंड रखने की जरूरत नहीं है। गोल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो सीप चल रही है वो 15,000 की चल रही है। स्टेप अप आप 5% करेंगे। 12% अनुमान से कम आप 1.8 से 1.9 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 1 करोड़ का शॉर्टफॉल अभी भी आपका हो सकता है। तो आप और अगर 10% को इंक्रीज करते हैं और या तो आपकी एसआईपी कम से कम 22-25 हजार तक की कर सकते हैं ओवरऑल 15,000 से, तो डेफिनेटली आप आपका गोल अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और 20 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो आपको स्टेप अप थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लगभग 10% के आसपास का। अदरवाइज आप 2 करोड़ के आसपास का लक्ष्य इकट्ठा कर पाएंगे अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं। तो पोर्टफोलियो को लेकर आपको बताया गया है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। 7, 8, मैक्स 9 फंड्स ही काफ़ी हैं। इसीलिए आपको बताया गया है किन फंड्स को रखना है, किन को नहीं रखना है। तो वो बदलाव ज़रूर कीजिए। इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ कैटेगरीज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए सलाह। चलिए, रुको और सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए हमें शोधित ने सवाल भेजा है कानपुर से। 3 साल पहले इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और 2 साल पहले इन्होंने सिप शुरू की है 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद इनका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का टारगेट है। 15 ईयर्स में 1.5 करोड़ का एक्यूमुलेशन भी इनको करना है। एक्टिव सिप्स कहाँ कर रहे हैं ये? आईसीआईसी के ही सारे फंड्स लिए हुए हैं। तो एक ही फंड हाउस के सभी फंड्स हैं। आईसीआईसी प्रो इंडिया अपॉर्चुनिटीज 2000, आईसीआईसी प्रो स्मॉल कैप 2000, आईसीआईसी प्रो इनोवेशन 1000, आईसीआईसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी, फ्लेक्सी कैप, मैन्युफैक्चरिंग और मल्टी कैप है। यानी इन टोटल इनकी जो टोटल एक्टिव सिप चल रही है वो लगभग 9,000 की चल रही। तो 9,000 की इनकी एक्टिव सिप है। लमसम कहाँ डाला हुआ है? अगेन सारे फंड्स एसबीआई के हैं। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज 75,000, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज में, बैलेंस एडवांटेज फंड में 38,000, 36,000, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 36,000, लार्ज एंड मिड कैप में, कॉन्ट्रा फंड में 36,000, स्मॉल कैप में, ईएसजी कैटेगरी में 28,000। तो सिप्स के लिए आईसीआईसीआई के फंड चुने हैं सब, लमसम के लिए एसबीआई के। 1.5 करोड़ का टारगेट है 15 ईयर्स में। दोनों पोर्टफोलियो देखिए और बताइए क्या रहा है। देखिए दीपाली, बहुत ही ओवर कॉन्सेंट्रेटेड एएमसीज में, 2 ही एएमसीज में सारे फंड्स किए हैं, वो बहुत ही गलत है। यहाँ पे मैं कुछ सजेशंस ये कहूंगा कि डेफिनेटली आप एएमसीज, एक ही एएमसीज में इतने फंड्स मत रखिए। ओवरऑल 6-7 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए, डिफरेंट फंड्स का। जो आज के हमारे टॉप 4 फंड्स होंगे वो भी आप पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई और एसबीआई से आपके ज्यादा रिटर्न्स हो जाएंगे और ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 6-7 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए, डिफरेंट एएमसीज के फंड्स रखिए, डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स रखिए। एज फार एज गोल इज कंसर्न, 9,000 की सिप में आपका गोल कम से कम आप 45 लाख के आसपास पहुंच पाएंगे 12% अनुमान से। आपका टारगेट है 1.5 करोड़, तो डेफिनेटली वो अचीवेबल यहाँ पे नहीं होता देख रहा है। आपको एसआईपी को और स्टेप अप करना पड़ेगा, तो ही आप वो ओवरऑल टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कम से कम आपकी एसआईपी 25 से 30 हजार की होगी, तो आप 1.5 करोड़ के आसपास का टारगेट 15 सालों में 12% अनुमान से जोड़ पाएंगे। ओके, तो फिर इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, फंड्स यही रखें, सिर्फ फंड हाउसेस चेंज करें, या फिर जैसे आपने कहा कि फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, बैलेंस एडवांटेज, ये चुन सकते हैं। ओवरऑल फंड काउंट कितना रखें एक्टिव सिप्स में, प्लस जो इनका लमसम पोर्टफोलियो है, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स हैं वहाँ भी बदलाव करें, पैसे निकाल के किसी और फंड में डालें, क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी रखें, और लमसम और सिर्फ दोनों को मिलाकर कितना एक्यूमुलेशन मान के चले कर लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल एसआईपी और लमसम मिलाकर 7 से 8 फंड रख सकते हैं। मान के चलिए 4 फंड आपने एसआईपी में रखे और 4 फंड आपने लमसम में रखे, इस तरह से कर सकते हैं। और एएमसीज तो डेफिनेटली एक ही एएमसीज के इतने सारे फंड तो वो नहीं रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो फंड का स्ट्रक्चर है, आज हम जो टॉप 4 फंड्स भी कहने वाले हैं, वो 4 फंड्स को वो पिक कर सकते हैं, और उसमें चाहिए तो एक लार्ज एंड मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं ओवरऑल अगर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 एसआईपी फंड्स, 4 लमसम फंड, ऐसे करके डिवाइड करके डिफरेंट ओवरऑल 8 एएमसीज अगर वो पोर्टफोलियो में रखते हैं तो कोई बुरा नहीं है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसआईपी को डेफिनेटली उनको बढ़ाना पड़ेगा। लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से
और एसआईपी को जोड़कर भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर देखेंगे तो कम से कम 40 से 50 लाख का शॉर्टफॉल होगा। 20 से 25 हजार की एसआईपी अगर वो करते हैं तो उनका टारगेट वो अचीव कर पाएंगे दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक में जाते जाते विरल के टॉप ओपन्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन की। थैंक यू विरल आने के लिए शो में। योर मनी में इतना है। इसी के साथ नमस्कार।